सभी को जय श्री राम फेम कोचिंग में आपका स्वागत। आज जो है रीट का पेपर सोल्व करेंगे अपन हिंदी में। जो हिंदी के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज के, वो अपन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का, और शायद इसमें लैंग्वेज के तौर पर भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड होती है। तो दोनों में दो हिंदी आपको पता है आती होगी, एक भाषा फर्स्ट के रूप में आती है और एक सेकंड के रूप में आती है हिंदी। तो हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन है, वैसे 30 ही आते हैं। ये डरना मत कि सर 60 कौन से हो गए, ये पेपर में ऐसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अगर आज 30 होते हैं तो 30 करवा दूंगा, वरना 60 हो गए तो 60 करवा देंगे। पर पहले जो आपको वीडियो मिलेगा वो 30 का मिलेगा, उसके बाद आएगा बाकी 30 का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और ये पेपर जो है, ये पेपर कब का है? तो ये पेपर जो है वो है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पीडीएफ के ऊपर लिखा है, पीडीएफ का नाम 23 जुलाई 2022 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो इसकी जो हमने साइकोलॉजी है वो हमने कल सोल्व करवाई थी लाइव आके। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, उसके 30 क्वेश्चन हमने करवाए थे और ये हमने कर लिया था। अब आते हैं अपन लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज अपनी आएगी जो हिंदी आएगी आगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमने कर ली थी और अब हिंदी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे तो मैं हिंदी का कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, तो जितना मुझसे होगा मैं उतना आपको बढ़िया समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो मेरा सब्जेक्ट है हिंदी नहीं है, सब्जेक्ट तो अपना मैथ है। लेकिन ऐसा है कि तैयारी हमने भी की है, तो कुछ ना कुछ समझाने का आपको वो प्रयास करेंगे। बाकी देखो मैंने ये है कि आपको पेपर सोल्व करना आना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, तो आप लोग जिन जिन के भी, मैं अभी देखो क्या है कि ये वीडियो है रिकॉर्डेड, आप सीधा तो बता नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, आपको खुद देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उतने क्वेश्चन मुझे कमेंट में जो है बताओगे। यहाँ पे देखो 30 से लेके 60 तक, यानी 30% ये होंगे। अभी जो यहाँ से 31 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये 30% मैं कराऊंगा। 30 में से आपके कितने सही हुए, मतलब आप यहाँ पे देखोगे मेरे बिना बताने से पहले, और जितने सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लाइव भी शाम को लाइव आ जाएंगे। अभी अभी के लिए अपन थोड़ा जो है रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे आता है वाक्य के अंग है। अब वाक्य के अंग आपको पता है, उद्देश्य भी होता है और विधेय भी होता है, दोनों होते हैं। तो इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना पता है वाक्य का एक उद्देश्य होता है, ये सबको पता है। तो इनमें से कोई नहीं वाला तो ऑप्शन कन्फर्म नहीं आएगा, पहला एक ऑप्शन हट गया। अब विधेय भी वाक्य में होता है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ओके, इतनी सी बात थी पहले क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये सीधा बेस्ड होते हैं, मतलब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कोई समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, सीधा सीधा होता है। जो अपन देखते हैं एक लाइन पढ़ने में उत्तर, एक शब्द का उत्तर होता है, सीधा बता दें। ओके, अब देखो मेन बात, आपको पेपर सोल्व मिलना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमें तसल्ली हो जाती है कि हमने किए हैं। तो देखो, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वो क्या कहलाता है, बताओ। तो यहाँ पे आपको पता होगा, जिसमें उद्देश्य भी शामिल हो और विधेय भी शामिल हो, वो चीज कहलाता है आपका प्रधान उपवाक्य, है ना। प्रधान उपवाक्य कहलाता है, वो आश्रित नहीं होगा और संभावना इसका कोई अर्थ ही नहीं है, संकेतार्थक नहीं होगा। ठीक है, ना आश्रित होगा, प्रधान वाक्य होगा। ठीक है, टोपी उछालना आपको पता है कि इज्जत का फालूदा करना होता है। अब टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा है, तो टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे इज्जत उछालना होता है, तो यहाँ पे क्या है, अपमानित करना। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। छिपकर षड्यंत्र रचना ये बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना ये भी नहीं होगा, रक्षा करना ये भी नहीं होगा। अब मुहावरे का अर्थ टोपी उछालना आपको भी पता है, अपमानित करना होता है, बेइज्जती करना, तो वही तो है। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। मौज मस्ती में जीवन बिताना, देखो यहाँ पे, अब मौज मस्ती में जीवन बिताना आपको पता है, जैसे मतलब बहुत सारी खुशी हो एक साथ, तो वो चीजें अपना रख पराया चख, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और अपनी करनी पार उतरनी, ये तो मतलब वो होता है कि जैसा हम करेंगे वैसा भुगतेंगे। और 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका भी कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, मौज मस्ती वाले।
8 बार 9 त्योहार, त्योहार का मतलब होता है अपनी खुशी, ठीक है। तो 8 बार, वार जो अपने 8 बार और 9 त्योहार का मतलब है कि बहुत सारी ढेर सारी खुशी। तो यहाँ पे जो मौज मस्ती में जीवन बिताना है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिल रहा है। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा डी। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए, मैं एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए थोड़ा सा। ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है। अब इसमें विधि पूछी है, बताओ कौन सी विधि यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों का ज्ञान कराना है। तो पुस्तक के माध्यम से करवाना है तो कौन सी विधि होगी, खेल विधि होगी, बिल्कुल गलत है। पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान करवाना है तो पुस्तक की विधि होगी ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, भाषा प्रयोग विधि, भाषा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में तो ऐसा होता है कि जैसे आप कोई चीज को भाषा प्रयोगशाला में आप उस चीज को बोल बोल कर सीखते हैं कुछ प्रैक्टिकली करके, तो वो चीज होता है। लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि है, आपको मूल भाषा और ध्वनियों का ज्ञान करवाना है, वो पाठ्य पुस्तक से ही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने और माटेश्वरी ने, पारकहर्स्ट ने। अब पहला ही जो लोग करेंगे वो करेंगे बी, डाल्टन का आविष्कार किसने किया, डाल्टन ने। हो गया, यहीं पे हो जाता है आपका काम तमाम। और यहाँ पर जो डाल्टन प्रणाली है उसका आविष्कार आपको पता है पारकहर्स्ट ने किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत कर देना देखते ही, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो, जो हमें दिखे कि जो नाम पे आधारित है। मोस्टली होता है ऐसा कि नाम पे आधारित ही लोग जो है अपना ओपिनियन देते हैं या कोई विधि देते हैं अपने नाम पर यहाँ कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका आधार कुछ और होता है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। इतना आसान होता तो आपसे पूछा ही नहीं होता। ये चीज ध्यान रखा करो कि अगर ये इतना आसान होता तो ये क्या आपसे पूछा होता, बिल्कुल नहीं। तो अब अपन बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो 37 नंबर अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। ब्लूम उपागम, 37 नंबर का क्वेश्चन का अर्थ बताओ कि ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में जो पद है सम्मिलित वो कौन सा है। अब एक चीज है कि सर उसमें व्यवहारिक तो नाम आता है, तो व्यवहारिक नाम आता है तो अपन पहले तो यहीं से जान जाते हैं कि व्यवहार नाम इसमें आ रहा है। जो ब्लूम का है वो व्यवहारिक त्रिपदी प्रक्रिया है। लेकिन अब व्यवहारिक दो आ रहे हैं तो है कौन सा, ये तो बिल्कुल गलत हो गए दोनों, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दो। व्यवहारिक प्रयोग है या व्यवहारिक परिवर्तन है। तो आपको पता है ब्लूम उपागम के अनुसार जो है वो त्रिपदी प्रक्रिया में एक पद शामिल है, व्यवहार परिवर्तन। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। अब बात करते हैं अगली 38 नंबर, सुंदर लेख अनुलेख की प्रक्रिया। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है बताइएगा। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त जो है आपको पता है, अब वो क्या है वो हमें यहाँ पे दिखनी है। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, तो न करें शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, क्या ये आवश्यक शर्त, बिल्कुल गलत है। अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अनुलेख के अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। प्रयुक्त सभी विकल्प सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहला ही गलत हो रहा है, दूसरा ही गलत हो रहा है, तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा, सी बचा। ठीक है, अब सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त यही है कि अनुलेख के अक्षरों की बनावट वो वैसी होनी चाहिए जैसा आदर्श लेख में लिखा है, वो सुंदर अनुलेख कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सुंदर अनुलेख की परिभाषा थी जो आपको यहाँ पे आवश्यक शर्त के रूप में तोड़ मरोड़ के दे दी गई, आपको भ्रमित करने के लिए, बस इतना ही था।
अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन बताओ क्या है। भाषा और शिक्षण, ठीक है, भाषा का भी ज्ञान हो, शिक्षण भी मिले, दोनों का दृश्य और श्रव्य साधन क्या है। तो दृश्य श्रव्य साधन के बाद चित्र विस्तारक यंत्र। अब अकेला तो ये कर नहीं सकते चित्र वाला, श्रव्य भी होना चाहिए, दृश्य भी होना चाहिए। क्या ग्रामोफोन है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या चार्ट है? बिल्कुल चार्ट है, लेकिन चार्ट एक दृश्य साधन है, तो ये भी नहीं है। ये एक सर्वे साधन है, ये भी नहीं है। बच्चा क्या? बोले जी बच्चा नाटक। अब नाटक ऐसी चीज है जिसमें दृश्य भी होता है और बोलकर भी बताया जाता है, तो ये एक भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है, नाटकीकरण। ओके। अब आता है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है पाठ्य पुस्तक के अंदर। तो यहाँ पे देखो, पाठ्य पुस्तक में भाषा है, ये बात सही है, बिल्कुल नहीं है, पूछा है आपको, तो ये है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। क्या विषय सामग्री? विषय सामग्री भी पाठ्य पुस्तक में होगी, ये भी नहीं आएगा। भाषा की शैली पाठ्य पुस्तक में होगी, ये भी नहीं आएगा। अब एक अलग वर्ड बचता है जो है जिल्द, और जिल्द है, यही जिद है इस प्रश्न की कि अपन ही होगा इसका आंसर, तो जिल्द इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन 41 नंबर क्वेश्चन की। 41 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा, तो जी देख लो कौन सा आंसर आएगा, हम बता देते हैं। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है, बताओ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं। कक्षा शिक्षण में पूर्ति, अब ये मत पूछना 5 ऑप्शन आते हैं, अब वो अलग बात है, तो उसमें तो एक आएगा अनुत्तरित प्रश्न, वो छोड़ो। अभी 4 क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं अपन। कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर। अब भाषा पुस्तकालय का लाभ क्या है, अब पुस्तकालय नाम आ गया, उसमें स्वाध्याय तो हो गए, ठीक है। और कक्षा शिक्षण में भी पूर्ति ऐसे होगी क्योंकि पुस्तकालय का लाभ हमें कक्षा शिक्षण में भी मिलता है, ये दोनों सही है। तो इनमें से कोई नहीं वाली तो गलत हो जाएगी बिल्कुल बात। बचा कौन सा, जी सी बचा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है जी। तो चलो गुरुजी अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, बताओ। तो मौखिक परीक्षा का गुण क्या है, देखो भाई, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि एक शिक्षक एक समय में, मौखिक परीक्षाओं का गुण क्या है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है, बिल्कुल गलत है। क्या मौखिक परीक्षा है वो एक ही छात्र की एक साथ ली जा सकती है? नहीं, हम 2 की भी ले सकते हैं, क्यों। अब टीचर होता है वो क्लास में हमें जैसे खड़ा करके पूछता है कि तू बता इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फिर वो दूसरे वाले को खड़ा कर लेता है, ठीक है, और दोनों को साथ कर लेता है कि जिसको आता है वो बता दो, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, मौखिक परीक्षाओं का गुण। और फिर आती है 2 नंबर पॉइंट, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता। मौखिक परीक्षा है, उसमें से आपको टीचर 2 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, बताओ इसमें से कौन सा सही है, बनाया जा सकता है, तो ये इसका एक गुण हो सकता है। पर क्या ये सभी जगह लागू हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों। मान लीजिए आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आप ऑप्शन नहीं दे सकते, ठीक है, तो आपको वहां पे वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है, वहां पे ये क्रिया सही हो रही है, लेकिन क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है? नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो सकता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है और यहाँ पे लिखा है नहीं बनाया जा सकता, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी की 3 भाषाई कौशल, सुनता है विद्यार्थी क्वेश्चन, पढ़ता है अपने दिमाग से, बोलता है बाद में क्वेश्चन का आंसर, तीनों एक साथ का मापन किया जा सकता है, बिल्कुल। अभ्यर्थी कितना पढ़ता है उसका मापन, कितना बोलता है उसका मापन, कितना सुनता है एक अच्छे अध्यापक की बातों को, तो वो चीज यहाँ पे तीनों सही है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। चौथा भी देख लेते हैं अपन, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी की लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कौशल का मापन तो हो सकता है,
तो ये चीज भी यहाँ पे गलत हो जाती है और सी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। अब उपलब्धि परीक्षण में निर्माण हेतु हमें पता है कौन सा पद नहीं है, सीधा सीधा सा है इसका। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में परीक्षण का अनुप्रयोग ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। अब ये कैसे नहीं है, देखो, परीक्षण की योजना बनाना उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, और परीक्षण के प्रारंभिक जो रूप की रचना करना है वो 20 के अंतर्गत आता है। फिर आता है परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण है उसमें परीक्षण की पुनर्निर्माण भी होता है, लेकिन इसका अनुप्रयोग हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये जो सम्मिलित पद हैं इनमें से ये चीज शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, देखो 44 नंबर क्वेश्चन में ये होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। सतत एवं व्यापक प्रणाली का दोष पूछा है, गुण नहीं पूछा, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे अल्प समयांतर में होने वाले टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, ये एक अच्छी गुणवत्ता है। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी एक अच्छी गुणवत्ता है, ठीक है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता है, ये भी एक अच्छी बात है। विद्यार्थी पर बरस भर परीक्षा का भय बना रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है, और जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, ये एक इसका मेजरली दोष है। तो ये चीज है, ये इसका दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि सतत एवं व्यापक प्रणाली से भय तो बना रहेगा, साथ में उसका विकास है वो भी प्रभावित हो सकता है, ये इसका एक दोष है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आगे आता है भैया ये क्या है, देखो, गंध्यास है, पढ़कर 45 से 54 तक के उत्तर देने हैं, ठीक है। यानी 45 से 54 लगभग कितने % हो गए, लगभग 10 क्वेश्चन आपको गंध्यास से मिलेंगे। अब देखो, इस गंध्यास को तो पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसको तो आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा सीधा पेपर बता देता हूँ, ठीक है। आप पीडीएफ उठाना अपने टेलीग्राम से, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना और फिर उत्तर देके देखना। अभी इसमें नॉर्मल चीजें मैं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो, ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति है, ट्रेजेडी शब्द यहाँ से लिया गया है गंध्यास से, ये देखिए यहाँ पे है, ये रहा ट्रेजेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये शब्द सारे आपको गंध्यास से ही मिलेंगे, जितना भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो, ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर क्या है, ट्रेजेडी क्या चीज है, क्या तद्भव शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, क्या देशज है, क्या विदेशी है। अब ये चीज आपको थोड़ी सी अंदाज लगाना पड़ेगा। तो ट्रेजेडी आपको पता है विदेशी शब्द है, न तत्व और न तत्सम में आएगा न देशज में आएगा, ठीक है। विदेशी शब्द है ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी आपको पता हुआ है कि इंग्लिश वर्ड है। अब बात करते हैं सुधाकर का पर्यायवाची। अब सुधाकर क्या होता है, अब सुधाकर का पर्यायवाची तो ये तो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सुधाकर का पर्यायवाची क्या रसाल है, बिल्कुल नहीं है। क्या प्रभा है, बिल्कुल नहीं है। और क्या मल्य है, बिल्कुल नहीं है। मंचा एक शशांक, मंचा शशांक है सुधाकर का पर्यायवाची, ठीक है। और हमें पर्यायवाची वगैरह तो ये पढ़ने पड़ेंगे। फिर आती है 47 नंबर, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अब जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, अब इसमें क्या आएगा, देखो। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक अपवादित क्वेश्चन था, और इसका आंसर मैं आप पर छोड़ता हूँ, बाकी मैं इसको टेलीग्राम में बाद में इसका आंसर डाल दूंगा। ऐसे 2 क्वेश्चन अपने आएंगे इस पूरे में, 30% में 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2 थोड़े अपवादित हैं, तो मैं इनका अभी कोई आपको उत्तर नहीं देना चाहूँगा। तो अभी के लिए आप इसका उत्तर दें क्या होगा, और मैं अपने टेलीग्राम में बाद में कन्फर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है, आप जो आंसर किए उसके आधार पे। अभी क्या है कि इसमें थोड़ा विवादित है, तो शंकाजनक प्रश्न है ये, तो इसमें हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, मैं आपको इसमें अभी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपको बता जरूर दूंगा, ये टेंशन नहीं लेनी है आपको, टेलीग्राम में डाल दूंगा ये क्वेश्चन और विद इसका आंसर, ठीक है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द जो है बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। अब पहली बात तो अनावश्यक होता है आवश्यक का विलोम शब्द, अनावश्यक। तो एक बात आपको पता होगी कि ये जो n है ये ऐसे बनता है n प्लस आवश्यक,
ये ऐसे होता है, ठीक है। तो एक जो ये ए है ये इसका हलंत को हटा देता है और ये मात्रा जो है इसके आगे लग जाती है, तो ये ऐसे बन जाता है अनावश्यक, ठीक है। तो यहाँ पे एन देखो, एन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर हमें हलंत वाला एन चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग पूछा है, प्रत्यय नहीं पूछा, ध्यान रखना। अब देखो निहितार्थ शब्द में संधि है। अब निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है? मैंने 50 वाला प्रश्न देख लिया क्या? हाँ एक बार ये और देख लेते हैं, ये रह गया। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सामयिक में प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय आपको पता है हमेशा पीछे लगता है, तो आपको सामयिक में एक तो सीधा सीधा दिख रहा है, इक प्रत्यय दिख रहा है आपको, ठीक है, इक प्रत्यय। अब दो बातें आती हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो यहाँ पे बड़ा वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ पे छोटा एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत कर देना इक, क्योंकि जो साम्य है वो साम्य तो ऐसा का ऐसा रहेगा, प्लस इसमें अगर इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये शब्द बनेगा, ओके। अब निहितार्थ शब्द में संधि है, निहितार्थ में कौन सी संधि है बताओ जल्दी। क्या यण संधि है, गुण संधि है, ये रही दीर्घ संधि है, वर्णी संधि है। तो यहाँ पे निहितार्थ में आपको पता है गुण संधि होती है, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर पड़ा था, निहितार्थ में एक गुण प्रकट होता है गुण संधि का, ओके। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है, अव्यय। अब आपसे पूछा है अव्यय, तो अधिक भी एक अव्यय है और जब भी एक अव्यय है, पूर्व भी एक अव्यय है, लेकिन रचना एक ऐसा शब्द है जो अव्यय नहीं है, ठीक है। तो रचना यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, अनुसार शब्द में कौन सा समास है बताओ। क्या अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, ठीक है। परिभाषा सबको आती है, मैं एक एक की परिभाषा यहाँ पे बताने आपको नहीं बैठूंगा, टाइम ज़्यादा जाया नहीं करूंगा आपको। अब आप सबको समास पढ़कर आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता ही है। बात रहती है कि आपको एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पहला ही बता देता हूँ, इसमें आपका अव्ययभाव जो समास है वो रहेगा, ठीक है। वह शब्द में सर्वनाम है, अब वह में कौन सा सर्वनाम होता है? अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास से 7वीं क्लास से, वह शब्द में सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। अब सर्वनाम आपको पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर किसी चीज की ओर जो इशारा करे, यानी किसी निश्चित चीज के बारे में बताए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और निश्चयवाचक के सर्वनाम के संबंध में वह शब्द आता है, तो आपका वह यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अपना, देखो लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है, लोभ में संज्ञा पूछिए, संज्ञा। तो लोभ क्या जातिवाचक है? बिल्कुल नहीं है। क्या व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल नहीं है। वस्तुवाचक है? बिल्कुल नहीं है। अब लोभ एक भाव है जो व्यक्ति के अंतर्गत आता है, तो भाववाचक संख्या यहाँ पे हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट, अपने जो 6 क्वेश्चन रह गए उनको और कर लेते हैं। तो ये है वो जो आपका गंध्यास है, तो इस चीज को आपको पढ़ना है, मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सीधा सीधा कर प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ने से फालतू टाइम जाया करना है, लेकिन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। जातीय शब्द का एक वचन होता है, अब जाति ऐसे लिखते हैं ना अपन, जाति, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सी देखने वाली बात थी। हिमालयी शब्द का अर्थ है, हिमायती है, सॉरी हिमालय पढ़ा गया गलती से। हिमायती शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? अब बर्फीला होगा क्या हिमायती? बिल्कुल नहीं होगा। हिमायती का मतलब ये होता है हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, वो हिमायती कहलाता है। तो यहाँ पे पक्षद्रोही होगा क्या? पक्षद्रोही का मतलब होता है अपने विपक्ष में, तो विपक्ष का यहाँ पे कोई सार नहीं है। मैंने बोला हिमायती का अर्थ होता है अपने पक्ष में। हम बोल देते हैं ना कभी कभी कि तू ज्यादा इसका हिमायती बन रहा है क्या, तो इसका हिमायती का मतलब होता है पक्षपाती, ना कि आयातित होगा, ना पक्षद्रोही होगा, ना बर्फीला होगा, तो यहाँ पे पक्षपाती बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये जो है, ये एक प्रश्न वो था जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, अभी ये अपवाद के अनुसार प्रश्न है दोनों, ठीक है। बाकी विद्या शब्द है अगला, नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, विद्या शब्द है। अब विद्या क्या शब्द है आपको बताओ। उभयलिंगी है, बिल्कुल गलत ऑप्शन। क्या पुल्लिंग है? बिल्कुल गलत। विद्या है वो सीधा सीधा आता है, स्त्रीलिंग है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा। अब व्यक्ति का बहुवचन क्या होता है? व्यक्तियों होता है, व्यक्तिक होता है, व्यक्तित्व होता है या व्यक्तिक होता है? क्या होता है बताइएगा। अब आपको पता है व्यक्तित्व तो किसी आदमी की पर्सनैलिटी को डिपेंड करता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। क्या बहुवचन होगा? नहीं। व्यक्तिक ये भी नहीं होगा, व्यक्तिक ये भी नहीं होगा, अब व्यक्तियों होगा। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है वो है 60 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या है? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप पूछा है, बताओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। जो हम भाषा भाषा लिखते आते हैं वो भाषा ऐसे लिखा जाता है और यही इसका सही ऑप्शन है ना। बस इतना ही ऑप्शन था। तो देखो ये हमने किए 30 क्वेश्चन और इनकी वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ। और जो अपनी जो 30 क्वेश्चन है उनकी वीडियो में शाम तक हो सकता है आप लाइव आकर करवा दूँ या हो सकता है आपको एक वीडियो मिल जाए। तो ये अपना पेपर था 23 जुलाई का और सेकंड शिफ्ट का पेपर था जो हमने सोल्व किया। अभी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में सोल्व किया है हिंदी को, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड के रूप में हिंदी को थोड़ी देर में हम करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेस्ट सीरीज अपनी सारी आएगी चैनल पे, एसएसटी की भी और हिंदी की भी, साइंस मैथ की भी, ठीक है, एसएम की और एक और रह गया कौन सा, साइकोलॉजी, ठीक है। तो इनका सभी मॉडल करवाएंगे अपन। देखो संस्कृत मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि संस्कृत ना तो मुझे बिल्कुल भी आती है, फिर उस चीज़ का कोई सार नहीं है आपको। हाँ आप बोलेंगे कि सर सीधी आप ऐसे बता दो कि इसका उत्तर ये सही होगा, तो भले ही करवा दो। और वो करवाने का क्या फ़ायदा है, उसके आंसर की डाल दूंगा मैं, वही देख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वीडियो देखने से क्या तुक है। वीडियो तब देखना होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन का सार पता चल रहा है थोड़ा बहुत, तो वीडियो देखना होता है। तो संस्कृत मैं नहीं लूँगा क्योंकि संस्कृत नहीं आती है भाई, सीधी बात। तो ये चीज़ है। और कुछ बाकी रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी पर्सन में अगर डाउट हो सकता है गलती मुझसे भी हो जाए, ज़रूरी नहीं होता। कोई पर्सन का अगर उत्तर मैंने गलत बता दिया तो आप उसको सही कर लें और मुझे बता दें, ठीक है। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।